नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र वर्मा दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं और हमारी जो टीम है वो आपके सामने राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के क्रम में विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हम यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत जो हो रही है राजस्थान में, उसकी जो तैयारी है वो आपको बहुत जल्दी ऐप के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे पास आने वाले करीब महीने भर में जो भी संभावित राजस्थान में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी जो भी 4-5 भर्तियाँ जो बड़ी हैं, जैसे आरएस की भर्ती है प्री की, और मेंस का हमारा जो कोर्स है वो रेगुलर चल रहा है। और उसमें साथ ही साथ अब इसी क्रम में जो राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है उसमें भी आरएस प्री का सिलेबस, और जो आपके थानेदार के प्री का सिलेबस है वो लगभग समान है। जीएस पेपर का हिंदी थोड़ी सी अलग है, हिंदी मेरे द्वारा आपको शीघ्र यूट्यूब पे ही पढ़ाई जाएगी। उसके साथ ही हम सीईटी की भी तैयारी आपको इसी के माध्यम से कराएंगे। और जो भी एग्ज़ाम आपके सामने आ रहे हैं, हमने सब लोगों ने बैठ के ये भी तय किया है कि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक का एग्ज़ाम है और पीटीआई का जो एग्ज़ाम है उसे भी हम साथ में ही लेते हुए कंटिन्यू करेंगे। और जल्दी से जल्दी आपको हमारी टीम से अवगत करा के और जो संस्था का विज़न है वो भी आपको क्लियर किया जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही अनुभवी जो शिक्षक हैं वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। देखिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान युग में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी तैयारी करा रहे हैं वो सब सब अपने स्तर पे या सरस्वती के मंच पे जो भी खड़े होते हैं वो अच्छी तैयारी के साथ ही खड़े होते हैं। मैं आपके सामने इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि हमारी और जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो एक काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया को देख के, चाहे किसी ने आरएस मेंस दिया हो या इंटरव्यू दिया हो या कुछ अलाइड सर्विसेज में हमारे साथी हैं जैसे कि मैं हूँ, तो जितने भी जो साथी वगैरह हैं वो सब अनुभवी हैं और अनुभव का जो है वो कोई विकल्प नहीं होता है। मैं दोबारा कहूँगा इस लाइन को कि अनुभव का कोई भी विकल्प नहीं होता है साथियों। तो इसी क्षेत्र से जो अपने जीवन में जुड़ के संघर्ष करके सामने आपके सामने जो भी टीम मेंबर्स हैं वो उपस्थित हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे आपके साथ में। ज़्यादा नहीं समझता कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हमारी जो दिग्गज की टीम है वो डिले है। हमें भी कई चीज़ों को सोचने समझने का समय मिला, उसके बाद हमने इसको शुरू किया है। और इसी क्रम में प्रशासन के ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो कुछ संस्था की बात हुई, थोड़ी सी मार्केटिंग हुई, वो भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो पिछली क्लास में भी मैंने बताया कि चाहे आरएस मुख्य परीक्षा हो या सेकंड ग्रेड के अंदर सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसके अंदर है, और फर्स्ट ग्रेड में तो खैर ये विस्तृत आता है और कॉलेज लेक्चरर में भी ये विस्तृत आता है। तो दो ही जगह पर मुख्य रूप से सिलेबस ये टकरा पाता है, आरएस की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र तृतीय में और दूसरा जो सेकंड ग्रेड है उसमें। सामान्य जीवन में व्यवहारिकता में भी हम लोक प्रशासन को देखते हैं, शासन को देखते हैं, परंतु हर एक आम आदमी को समझना और समझाना ये काफ़ी मुश्किल है। परिभाषाओं का, विद्वानों का, स्कॉलर्स का काफ़ी इसके अंदर महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। पिछली क्लास जो हमने प्रशासन की समझी, हमने केवल उसमें प्रशासन के पक्ष को देखा। इसमें क्रम वाइज चीज़ों को देखना पड़ेगा। प्रशासन क्या है, क्या होता है, फिर प्रशासन के दो पार्ट, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, उन दोनों को देखना पड़ता है। इन दोनों को देखने के बाद प्रबंध क्या है, प्रबंध कैसे है, फिर नवलोक प्रबंध क्या होता है। ये बहुत सारी टर्मोलॉजी एक विद्यार्थी को, नवीन विद्यार्थियों को और जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको भी ये क्लेरिफाई नहीं होती है। तो चित्रात्मक निरूपण से हम समझाएंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ क्या है। कई जगह पे ये प्रशासन जो विषय के रूप में कहीं होता नहीं है, ये या तो लोक प्रशासन के विषय के रूप में पढ़ाया जाता है या व्यवसाय के प्रशासन के रूप में पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से ही ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ये पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अब पिछली क्लास में समझता हूँ काफ़ी अच्छे रूप से देख ली होगी आपने। तो पिछली क्लास को तो हम सरसरी केवल बिंदुवार देखने का प्रयास करेंगे कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। ये कहानी तो पिछली क्लास में आपने अच्छी तरह से सुन ली होगी। मानव जो है वो समाज में रहता है, अकेले रहा है, वहाँ वहाँ पे जो है कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था होती ही है, हर जगह होती है, वैक्यूम तो कहीं हो ही नहीं सकता। जहाँ 5-50 आदमी होंगे उनमें एक आदमी आएगा, अनुभव के आधार पर उसमें ज्ञान होगा, कौशल होगा, शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा, वो शासन को चलाएगा, राज करेगा। फिर उससे कम जो होंगे, उनसे कम लोगों में ज्ञान, सामर्थ्य, कौशल जो भी होगा या जैसी भी व्यवस्था होगी उस आधार पे वो काम करेंगे। तो ठीक इस प्रकार से जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको वो यही चीज़ है
कि भाई जो लोक प्रशासन का जो विषय है क्या, वो आज हम प्रशासन से लेके लोक प्रशासन में किस प्रकार से आएंगे, इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रशासन तो अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। प्रशासन अंबानी के कंपनी में भी है, प्रशासन अडानी की कंपनी में भी है, एप्पल की कंपनी में भी है। एप्पल की कंपनी के साथ साथ बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे विषय का सब्जेक्ट नहीं, हमारे पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। वो कौन पढ़ता है? वो पढ़ते हैं एमबीए करने वाले विद्यार्थी, बीबीए करने वाले विद्यार्थी। जो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं उनको लोक प्रशासन से कोई मतलब नहीं होता। अब एज ए प्रशासन हम क्या बनना चाहते हैं? हम एसडीएम बनना चाहते हैं, हम तहसीलदार बनना चाहते हैं, हम वीडियो बनना चाहते हैं, बीडीओ बनना चाहते हैं, हम यूपीएससी में जाना चाहते हैं, या कोई भी सरकार के रूप में अंग बनकर हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान के, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो साथ के साथ में ये विषय जो है हम यहाँ पर क्लेरिफाई करेंगे आपको कि प्रशासन तो दोनों जगह है। आपको क्या पढ़ना है? आपका विषय है लोक प्रशासन की अर्थ, प्रकृति और महत्व। टॉपिक ये है, प्रशासन नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रशासन भी समझना पड़ेगा। कन्फ्यूजन होता है शुरू में विद्यार्थियों को कि यार ये प्रशासन पढ़ाना चाहते हैं कि लोक प्रशासन पढ़ाना चाहते हैं क्या, तो वो भी अपना आप में क्लियर हो जाएगा। अब तक मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया है वो आपको केवल ये पढ़ाया है प्रशासन। अब प्रशासन की भी दो चीज़ हैं कि साहब ये विषय के रूप में भी होता है और एक ये गतिविधि के रूप में भी होता है। गतिविधि के रूप में तो जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से ये चला आ रहा है, हम रहेंगे, हमारे बाद भी ये चलता रहेगा, कोई ना कोई इस व्यवस्था को चलाएगा। विषय के रूप में ये पिछली शताब्दी में आया है, पिछली शताब्दी 100 वर्ष पुराना ही है। और अभी एज ए विद्यार्थी जो हैं, आप जो इसे पढ़ेंगे वो भी विषय के रूप में ही पढ़ेंगे। आरएस की मुख्य परीक्षा में किसी भी सिलेबस में ये कहीं नहीं लिखा गया कि एक विषय के रूप में इतिहास, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, एक विषय के रूप में प्रबंधन, कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक विषय के रूप में नीति शास्त्र, एक विषय के रूप में विज्ञान, एक विषय के रूप में खेल या योगा। केवल इसी विषय में लिखा हुआ है। तो हमें इसे विषय के रूप में ही पढ़ना होता है। स्कॉलर्स जो विद्वान हैं लोक प्रशासन के, उनके द्वारा दिए गए दर्शन, उनके द्वारा दिए गए आदर्शों, उनके द्वारा दिए गए मूल्यों, उनके द्वारा दिए गए जो भी परिभाषाएं हैं या उनके द्वारा किया गया जो काम है, उन्हीं आधार पर हम इसको अभी जब तक हम विद्यार्थी हैं तब तक हम इसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद में जब आप एक लोक सेवक बन जाएंगे, ठीक है, मानिए हम आशा करते हैं कि आप एसडीएम बने, ठीक है, तहसीलदार बने, या कोई भी जो सरकार की, राज्य सरकार की सेवा करें या अधीनस्थ राज्य सरकार की आप सेवा करें, उसमें जब आप अपनी पोस्ट पे बैठेंगे तब आपके पास जो फाइल आएगी बस वहीं से आपको ये प्रक्रिया के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। वहाँ ये ज्ञान खत्म है, वहाँ ये विषय के रूप में नहीं चलेगा। आज जो भी एसडीएम काम कर रहे हैं वो एक प्रक्रिया के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो जनाधार से संबंधित काम हो, लोगों को राशन पहुँचाने के लिए, गेहूँ पहुँचाने के लिए, या पुलिस के द्वारा पब्लिक ऑर्डर जमाने के लिए, या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं। तो जब आप इनको देखते हो ना, इन प्रक्रियाओं को, तो ये प्रक्रिया के रूप में एक प्रशासन है या लोक प्रशासन है। तो यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे। परिभाषाएं मैंने पिछली क्लास में बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझा दी थी। अब मैं इसके अंदर कोई परिभाषाओं के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। शब्दावली, शासन समझा दिया, प्रशासन समझा दिया, दो तरीके से समझा दिया, लोक प्रशासन समझा दिया, प्रबंधन समझा दिया। काफ़ी लंबी जोड़ी बात कर ली। पिछली बार एग्जाम्पल दिया था मैंने एक ही एग्जाम्पल से कई सारी परिभाषाएं आपको स्पष्ट कर दी थी कि वो प्रशासन से संबंधित परिभाषाएं थी, ठीक है। तो अब इसको तो अपन आप पुराना वीडियो देखेंगे, फिर भी मैं बताता हूँ प्रशासन से अभिप्राय क्या है। कि प्रशासन मूल रूप से, अब ये प्र जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। प्र का मतलब उत्कृष्ट है, शासन का मतलब सार्स धातु से संस्कृत से बना हुआ है, तो उत्कृष्ट तरीके से शासन करना प्रशासन है। इसको ही अंग्रेजी रूप में जब देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसमें एड का अर्थ कुछ नहीं है। उसके बाद में जो मिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्रेर है। जो मिनिस्ट्रेर वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो मूल वर्ड है वो लैटिन भाषा का मिनिस्ट्रेर है। मिनिस्ट्रेर में किसी अन्य व्यक्ति के हित के द्वारा किए गए कार्य को दृष्टिगत रखते हुए करना है। लोगों की सेवा करना, लोगों की देखभाल करना, कार्यों का प्रबंध करना, ये आदि बातें इसके अंदर शामिल हैं। तत्व क्या थे? समान लक्ष्य होगा, वही राजा वाली कहानी पिछली बार समझा दी गई थी, अभी बताने का कोई औचित्य बनता नहीं है। समान लक्ष्य, सामूहिक प्रयास, विभिन्न इकाइयों का संगठित होना चाहिए, और प्राधिकार का होना। प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठन के रूप में होता है। समान लक्ष्य सरकार का क्या है? जन कल्याण करना। जन कल्याण करेंगे। सामूहिक प्रयास कैसे हैं कि 64-65 डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के, 74-75 डिपार्टमेंट होते हैं केंद्र में, राज्य में
74-75 मंत्रालय होते हैं। तो ये सामूहिक प्रयास है, सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही जन कल्याण करना है। सरकार का लक्ष्य क्या है? समान लक्ष्य कि भाई जन कल्याण करना है। सामूहिक प्रयास, सारे मंत्रालय बैठ के काम करते हैं, उसमें मिनिस्टर्स भी होते हैं और प्रशासक भी होते हैं, विभिन्न इकाइयों को संगठित करते हैं। वही सारी कहानी, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं आपके एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम ले सकते हैं अपन, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ संगठित होकर काम करती हैं। अलग अलग मंत्री आप देखते हो, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप देखते हो। उसके बाद उन सबको कुछ पावर दी जाती है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, पावर दी जाती है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इस प्रकार की बात उसके अंदर होती है। उसके बाद एक व्यापक रूप में इसको देखा जाता है। प्रशासन अपने आप में बहुत बड़ी और एक औपचारिक संगठन है, नियम कानून प्रक्रिया परिपाटी इसके अंदर चलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको हम तसल्ली से जब लोक प्रशासन को मैं पढ़ाऊंगा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में अंतरात्मा में बैठ जाएगी। आप परीक्षा में अपना आप इन सब चीज़ों को लिख दोगे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के स्वरूप पे बात करते हैं कि भाई अब यहाँ पे कि भाई ये स्वरूप क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग मैंने 17वीं शताब्दी में आपको पिछली बार बता ही दिया था। अब यहाँ से हमारी जो क्लास है वो शुरू होती है कि इसका स्वरूप क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्या ये सब चीज़ों को आप डिटेल में देखना पड़ेगा आज से अब हमारे को। अब हम स्वरूप पे बात करते हैं। अब स्वरूप को समझने के लिए कुछ बातचीत कर लें कि भाई इसको समझेंगे कैसे। सामान्यतः आप अखबार रोज सुबह पढ़ते हैं, पढ़ना ही पड़ता है, मजबूरी है। बनने के बाद तो आपको पढ़ना ही इतना पड़ेगा, आदत ही इतनी हो जाएगी, इसकी हद नहीं है। लेकिन अभी तो मजबूरी में पढ़ना पड़ता है हर विद्यार्थी को। पूरा पेपर, संपादकीय पृष्ठ, सारे पृष्ठ, एक दो पेपर, पत्रिका, भास्कर, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम और बहुत सारे आप पढ़ते हो। आपने हमेशा कुछ वर्ड सुना होगा, मोदी प्रशासन, वाजपेयी प्रशासन, ट्रंप प्रशासन, समझ रहे हैं। तो पहला अर्थ क्या है प्रशासन का, या पहला स्वरूप क्या होता है कि ये हमें एक मंत्रिमंडलीय या सरकार के पर्यायवाची के रूप में नजर आता है। देखते हैं हम कि ट्रंप प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, वर्तमान में टैरिफ की क्या हालत चल रही है आपको पता है। तो एक उस रूप में भी देखा जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि प्रथम अर्थ क्या है कि ये मंत्रिमंडल का एक पर्यायवाची है। वसुंधरा प्रशासन, गहलोत प्रशासन, वर्तमान में भजन लाल जी का प्रशासन। तो ये जो प्रशासन है ये मंत्रिमंडल के एक सिनोनिम्स के रूप में या पर्यायवाची के रूप में देखने को मिलता है। तो पहला तो ये है कि भाई आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रथम अर्थ क्या है कि पहला ये सरकार के पर्यायवाची के रूप में काम आता है। ट्रंप प्रशासन हो गया, ट्रंप प्रशासन होने के बाद में मोदी प्रशासन हो गया, फिर उसके बाद वाजपेयी प्रशासन हो गया, ठीक है। अब वाजपेयी प्रशासन एक सेकेंड, वो पेन की कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी जो पोस्ट करके सही किया है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको अंदर प्रथम अर्थ जो देखा गया है वो देखा गया है कि एक मंत्रिमंडल या सरकार के पर्यायवाची के रूप में देखा गया है। जैसे कि आपका ट्रंप प्रशासन, फिर उसके बाद मोदी प्रशासन, वाजपेयी प्रशासन, राज्यों के रूप में बात की जाए तो वसुंधरा जी का प्रशासन, गहलोत जी का प्रशासन और भजन लाल जी का प्रशासन। तो ये जो है एक पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। इसका कोई हम इसका अध्ययन नहीं, केवल ये पहला अर्थ यहाँ पर समझने का है कि प्रशासन क्या, कि भाई ये। दूसरे अर्थ में आ जाओ कि भाई दूसरे अर्थ में ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में, जहाँ एक विद्यार्थी जाता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, 11th क्लास में एडमिशन लेता है। अब ये एनसीईआरटी में तो पढ़ाते ही नहीं है इसको, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में विशेष रूप से ये चलता है। तो कोई विद्यार्थी 11वीं में है, अगर वो लोक प्रशासन पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ पे है। कोई विद्यार्थी व्यवसाय प्रशासन पढ़ना चाहता है, चाहे इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहता है, तो वो दूसरे अर्थों में एक विषय के रूप में है कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में है। व्यवसाय प्रशासन पढ़ते हैं, औद्योगिक प्रशासन पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं। तो पहला अर्थ आपको समझा दिया। दूसरा अर्थ मैंने समझा दिया कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में व्यवसाय प्रशासन, लोक प्रशासन या औद्योगिक प्रशासन के रूप में है। प्रशासन की बात चल रही है, लोक प्रशासन की नहीं चल रही। मैं पहले ही क्रिस्टल क्लियर कर दूं बात को। तीसरा अर्थ है कि लोक नीति की क्रियाओं के रूप में, जहां ये होता हुआ दिखेगा, वो तो हो गया सरकार के रूप में, पर्यायवाची में। दूसरा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके रूप में, पढ़ने पढ़ाने में। तीसरा कार्य करने के अकॉर्डिंग लोक नीति की क्रियाओं के रूप में, जैसे कि भारतीय प्रशासन आईएएस, राज्य का प्रशासन आरएएस, रेलवे प्रशासन जो होते हैं रेलवे के जो अधिकारी वगैरह इसमें काम करते हैं, शिक्षा का प्रशासन,
यहाँ भी तो प्रशासन है। तो तृतीय अर्थ की है कि लोक नीति की क्रियाओं के रूप में, कि लोक नीति कहाँ पर फलीभूत होती हुई दिखती है, कौन करता है, तो ये है भारतीय प्रशासन, आईएएस। रेलवे प्रशासन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा शिक्षा का जो प्रशासन है वो। चौथी है कि प्रबंध के कार्यों के रूप में, प्रबंध का कार्य के रूप में कि प्रशासन जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लोग होते हैं, टॉप ऑर्डर्स के जो लोग होते हैं, जो फैसला लेते हैं, उनका एक टूल के रूप में है, उनके कार्य के रूप में है। चौथा तो ये समझेंगे कि प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध करने से है। ये कला के रूप में है, ये एज ए आर्ट फॉर्म है। किसी भी चीज को सीमित तरीके से, सीमित मतलब कम पैसे की लागत में सही तरीके से और सटीकता के साथ में चीज को करने की जो कला होती है वो एक प्रशासन के रूप में है। तो हम 3 अर्थों में इसको पढ़ चुके हैं कि प्रशासन ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध करने से है, कि भाई आपको सरकार को लोक कल्याणकारी बनाना है, कम खर्चे में बनाना है, कम समय में बनाना है और सही तरीके से बनाना है लोक कल्याण के लिए। ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक प्रबंध के कार्य के रूप में है। तो ये चतुर्थ अर्थ है। तो 4 अर्थ मैंने बता दिए। पहला मंत्रिमंडल के रूप में, दूसरा समाज विज्ञान पढ़ने पढ़ाने के रूप में, तीसरा लोक नीति जो हम देखते हैं आईएएस, उसके बाद आरएस, उसके बाद रेलवे प्रशासन और शिक्षा का प्रशासन। ऐसे मेडिकल का भी प्रशासन हो सकता है, मेडिकल एंड हेल्थ का, ऐसे अलग अलग है। उसके बाद में ये कला के रूप में कि न्यूनतम तरीके से, सही तरीके से, इफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव मैनर में प्लानिंग करते हुए काम करने की एक कार्य के रूप में कला है। तो ये 4 अर्थों में हमने इसको देख लिया है। पहला प्रशासन, मैं लोक प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको भी देखेंगे हम थोड़ा सा। अभी प्रशासन में घुसे तो सही, पहले लोक प्रशासन, प्रशासन से लोक प्रशासन पे आए। चीजें ये कि यही वापस रिपीट होने वाली है। ये वही चीजें होंगी कि एकीकृत प्रकृति क्या है, प्रबंधकीय प्रकृति क्या है, विज्ञान के रूप में, कला के रूप में, चीजें वापस वही रिपीट होने वाली है। पर इसमें एक बार समझने की हम कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोगी तंत्र से किया जाने वाला कार्य है। पिछली क्लास में मैंने ये फोटो बताया था आपको कि ये एक वही आगे कहानी, ये कहानी पिछले ढंग से आपको सुना दी थी कि भाई सहयोगात्मक प्रवृत्ति होगी, इस पत्थर को हटाया जाएगा। इस राजा का लक्ष्य है कि आम जनता जो है वो महल में आके अपनी अच्छी तरीके से जन सुनवाई कर ले। तो इस राजा ने इनको कुछ अधिकार प्राधिकार दिए, मंत्री संतरियों को कहा कि इसको साइड में हटाओ, यानी कि ये सहयोगात्मक प्रवृत्ति है। काम क्या है, राजा को अपनी जनता से मिलना है। तो लक्ष्य क्या है, लोक कल्याण की भावना है यहाँ पर। तो सारी बात इसके अंदर एक क्लियर हो रही है क्रिस्टल रूप से कि सहयोगी माध्यम है, मानव तथा जो भौतिक संसाधन है उसका प्रबंधन है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की इकाई है। अब इसी चित्र से मैं आपको पूरी विशेषताएं समझाने का प्रयास करूंगा। परिभाषाएं तो मैंने समझा दी, लेकिन अब प्रशासन की मैं प्रमुख विशेषताएं आपको समझाऊंगा, महत्व आपको समझाऊंगा। इसी चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रशासन की विशेषताएं। अब देखिए, लोक प्रशासन की विशेषता तो केवल जन कल्याण तक सीमित है, पर हम यहाँ पर प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों ही चीजें शामिल हैं। प्रशासन अपने आप में पिताजी हैं, समझिए। अब उसके 2 बेटे हैं। पहला बेटा निजी प्रशासन, कोई भी हो, मतलब बड़ा छोटा कुछ भी हो, पहला बेटा जो है वो निजी प्रशासन है, जो अंबानी के यहाँ पर चलता है। दूसरा जो है वो आपका यहाँ पर लोक प्रशासन है, जो हम भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा करने को देखते हैं। तो हम यहाँ पर पिताजी की बात कर रहे हैं, दोनों बेटों की बात नहीं कर रहे हैं। उनको हम अलग तरीके से देखेंगे। एक बेटे को तो हमें यहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है जो निजी प्रशासन से संबंधित है। हम यहाँ पर केवल दूसरे बेटे की बात करेंगे जो लोक प्रशासन से संबंधित है और जो मूलभूत रूप में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए, प्रशासन पहली बात तो सर्वव्यापी है। जहां पर भी व्यक्ति सुव्यवस्थित ढंग से न्यूनतम खर्चे में अच्छे तरीके से काम करना चाहता है, बस वहीं प्रशासन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्वव्यापी प्रक्रिया है साहब, सब जगह है। ये दुनिया में 200 देशों में सब जगह पाया जाएगा। तो ये एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, यूनिवर्सल चीज है। कोई भी देश की इसी अलग अलग प्रकार हो सकता है, राजनयिक सरकार किस प्रकार की सरकार है वहां पे, उस पर जाना हम नहीं चाहते, लेकिन कोई भी सरकार हो वहां पर प्रशासन जरूर मिलेगा। तो ये एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है और सब जगह पे देखने को मिलती है। पहली विशेषता प्रशासन की सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब देशों में है। सीमा को छोड़ के, काल को छोड़ दो, हर भूतकाल में भी प्रशासन रहा है, वर्तमान में भी और भविष्य काल में भी प्रशासन रहेगा। सब देशों में प्रशासन पाया जाता है, हर सीमा
हर प्रशासन देखने को मिलेगा, अलग अलग अनुसार रूपों में पाया जाएगा, सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, तो पहली है एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, ये एक सामूहिक गतिविधि है। कभी आपने देखा है कि एक आदमी का प्रशासन हो सकता है? नहीं हो सकता, न्यूनतम 2 आदमी प्रशासन करने के लिए चाहिए। तो एक सर्वव्यापी प्रक्रिया के साथ साथ ये सामूहिक गतिविधि है, सब लोग टेबल पे बैठते हैं, निर्णय करते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ये एक सामूहिक गतिविधि है। अर्थात एकल व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य प्रशासन नहीं है, केवल समूह में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य प्रशासन कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि प्रशासन जो है, देखिए एक नया बच्चा जब आपके घर में आता है, ठीक है, तो क्या पिता ही बच्चे को जन्म दे सकता है या माता ही बच्चे को जन्म दे सकती है? ईश्वर ने भी 2 की व्यवस्था की है। तो यहीं से समझेंगे कि जो एक बच्चे का जन्म होता है वहाँ भी अकेले का कुछ भी नहीं है। तो ये अकेले की प्रक्रिया नहीं है, ये न्यूनतम 2 व्यक्तियों की कहानी को ही हम प्रशासन में लेंगे, अकेले की नहीं है। तो ये सामूहिक गतिविधि है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम देखते हैं परिवार में बुआ है, दादी है, माँ है, बहनें हैं, परिवार हैं, सब उसी को उसके इर्द गिर्द चलती है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वैसा मत खाओ, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये पहनो, वो मत पहनो। तो ये सामूहिक गतिविधि का एग्जाम्पल है, याद कराने का उद्देश्य है, इसीलिए एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल तो मैं भारत सरकार का भी दे सकता था, परंतु छोटी छोटी चीज़ों से आप इस पर तरीके से चलें कि सामूहिक गतिविधि है, अर्थात एकल व्यक्ति का जो व्यक्तिगत कार्य है वो प्रशासन नहीं है, उसके सामूहिक कार्य होंगे, जनहितार्थ होंगे या निजी कंपनी के हितार्थ होंगे, वो इसके अंदर आगे होंगे। प्रशासन में निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, वही कहानी क्या कि बिना उद्देश्य के, अरे भाई तीर चलाओगे कहाँ भाई? सामने कोई टारगेट होगा। अब टारगेट क्या है? किसी कंपनी का टारगेट क्या होगा भाई? जो निजी एडमिनिस्ट्रेशन है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है या निजी प्रशासन है, उसका उद्देश्य है लाभ कमाना, कैसे भी करके उनको प्रॉफिट कमाना है। तो उसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? लाभ कमाना। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन का उद्देश्य है जन कल्याण, आम नागरिक का कल्याण। तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो तीसरी विशेषता क्या है कि ये निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य के द्वारा होता है, इसमें होता है। अब आगे बात करते हैं कि यह एक संगठनात्मक गतिविधि है, संगठन प्रशासन का मूर्त रूप है। अब देखो, यहाँ मैं आपको संगठन समझाने की कोशिश करता हूँ। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को ऐसे समझें कि गाँव में हम 50 आदमी हैं, ठीक है, आपस में बैठे हैं, हमने कुछ फरमान जारी कर दिए, तुगलकी फरमान। देखते हैं ना खाप पंचायतें, क्या वो मान्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, कोई परंपराओं को उन्होंने नहीं माना जो वर्तमान में प्रचलित है। लेकिन अब आ जाइए, सरपंच साहब हैं गांव में, वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, पंचायती राज के उनके ऊपर कुछ नियम हैं, कानून हैं, प्रक्रिया हैं, परिपाटी उनको मानना पड़ता है। तो जहाँ पर संगठित क्षेत्र होगा वहाँ कुछ नियम, कानून, प्रक्रिया, परिपाटी अवश्य होंगी, इसलिए एक सांगठनिक गतिविधि का एक भाग है। तो तीसरी विशेषता मैंने समझा दी। पहली सर्वव्यापी प्रक्रिया है, सब जगह मिलेगा। सामूहिक गतिविधि है, एक आप समझोगे कि वो बच्चे का एग्जाम्पल से आपको याद रह जाएगा कि सामूहिक गतिविधि है। तीसरी है निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य है ही। चौथा संगठनात्मक गतिविधि है कि कोई ना कोई नियम होंगे, कानून होंगे, जहाँ पर सब लोग बैठेंगे, अपनी राय मशवरा, वाद होगा, विवाद होगा, वाद होगा, फिर संवाद होगा, फिर प्रतिवाद होगा, फिर विवाद होगा, फिर कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। इस प्रकार से बैठ के कुछ निर्णय लिए जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का प्रशासन हो, चाहे भारत सरकार या राज्य सरकार का प्रशासन हो। तो ये एक संगठनात्मक गतिविधि का एक पार्ट है। चौथी विशेषता आपको समझा दी। आगे चलिए, ये पांचवा जो है ये एक सहयोगात्मक प्रयास है। कहीं भी चले जाओ, बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप प्राइवेट चले जाइए एडमिनिस्ट्रेशन में या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाइए, बिना एक दूसरे के संवाद के या बिना एक दूसरे के सहयोग से आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब 2 व्यक्ति होंगे तो वहाँ सहयोग होना लाजमी सी बात है। इसलिए एक सहयोगात्मक प्रयास है। अधिकार या प्राधिकार से युक्त होता है। देखिए, एक हिरार्की होती है प्रशासन में कि टॉप ऑर्डर्स पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले बैठते हैं, जैसे कंपनी में एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, राज्य सरकार में आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद हर विभागों के, मंत्रालयों के जो आपके पीएस होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं। तो एक हर व्यक्ति को एक प्राधिकार दिया जाता है।
तो उस प्राधिकार युक्त होगा, तो प्रशासन जो होगा वो प्राधिकार युक्त होगा, सहयोगात्मक प्रगति होगी, सहयोगात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ प्रयास होगा, उसके बाद सहयोगात्मक उसके सॉरी लक्ष्य निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य इसके अंदर समाहित होंगे। सर्वव्यापी एक प्रक्रिया होगी। अकेले व्यक्ति के प्रशासन को प्रशासन नहीं माना जाता, न्यूनतम 2 व्यक्ति चाहिए, इसलिए ये सामूहिक गतिविधि के रूप में है। और चौथी 7वें नंबर की जो बात है, ये नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन इसमें शामिल किया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी प्रशासन ले लीजिए आप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था है या सरकार है, उसकी कोई ना कोई प्लान होगा, उसका कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा और कोई ना कोई पॉलिसी होगी। ये 4 चीज़ें सब जगह होती है, प्लान है, पॉलिसी है, प्रोजेक्ट है और प्रोग्राम है। ये हर जगह होगा, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो, मतलब प्राइवेट संस्था हो या सरकार की संस्था हो। तो प्रशासन में नीति निर्माण से लेके नीति के क्रियान्वयन तक की बातों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये इसकी 7वीं विशेषता है। अब इसके अंदर दूसरी बात कर दें कि वही बात आ गई, 2 भाई आ गए यहाँ पे, सरकारी या लोक प्रशासन। ये भी एक अपने आप में विशेषता है कि प्रशासन 2 जगह पाया जाता है, एक सरकार के पक्ष में और एक अंबानी के यहाँ पर, अंबानी साहब के यहाँ पर और अडानी साहब के यहाँ पर। तो निजी व्यक्ति या निजी प्रशासन, सरकारी या लोक प्रशासन, ये संस्थानिक आधार पर 2 स्वरूपों का होता है, ये भी विशेषता में शामिल किया जाएगा। इसमें लगे हुए प्रत्येक कार्मिक के कार्यों का योग है। हर व्यक्ति जो है, जो लगा हुआ है, चाहे वो किसी निजी संस्था में लगा हुआ है, उसका कार्य भी इसके अंदर हम जोड़ेंगे एक, मतलब। और यहाँ पर जो लोक प्रशासन के सरकारी जो लोग जुड़े हुए हैं या जो अर्ध सरकारी तंत्र के लोग जुड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याण है, उसको भी हम प्रत्येक कार्मिक के कार्यों के योग को इसके अंदर जोड़ेंगे। अब इस विषय का चर्चा अलग है कि लोक प्रशासन जो है या प्रशासन जो है, उसके अंदर हम ये देखें कि भाई प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है या एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, ये विषय अलग है। शामिल तो दोनों हैं। देखिए, प्रबंधकीय मैं समझा दूं 2 मिनट में कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण होता है कि जब किसी भी संस्था में उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय है ले लिया जाए और नीचे वो दे दिया जाए और उन्हीं उच्च स्तर के अधिकारियों के प्रशासन को ही प्रशासन माना जाए। ठीक है, ये तो हो गया प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण में ऐसा नहीं है। एकीकृत दृष्टिकोण में प्रबंधकीय जो ऊपर के हाई ऑफिशियल्स जो लोग हैं, वो लोग पॉलिसी बनाएंगे और जो नीचे के जो अधीनस्थ लोग होते हैं, जो नीचे स्तर के जो लोग होते हैं पदानुक्रम के अंदर, वो उसको क्रियान्वित पक्ष को पूरा करने के लिए साथ में लगे हुए होते हैं, तो उनके कार्यों को भी मानते हैं। तो अब इस विवाद पे, इस डिबेट पे तो हम जाना नहीं चाहते कि भाई है क्या चीज़ क्या नहीं है, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि प्रत्येक, मतलब चाहे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाई ऑफिशियल्स वाले हों या कोई लो ऑफिशियल्स लोग हों, उनके सबके कार्मिकों के योग को हम इसमें विशेषता में शामिल करेंगे। भौतिक तथा मानवीय संसाधन आपको बताई दिए, पिछली बार मैंने एग्जाम्पल दिया था अच्छी तरीके से कि भाई भौतिक संसाधन, भाई उस पत्थर को उठाने के लिए हमें रस्सी भी चाहिए, समझ रहे हैं, रस्सी के साथ साथ बैलगाड़ी भी चाहिए। तो ये सब क्या है, भौतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन, आदमियों की भी आवश्यकता है, उनके कुछ नियम सिद्धांत और योग का एक व्यापक स्वरूप जो है ये इसके अंदर है। तो 4 चीज़ें मैंने इसके 10 प्रकार की। पहली सर्वव्यापी प्रक्रिया है, सब जगह मिलता है। सामूहिक गतिविधि है, सब जगह 2 व्यक्ति न्यूनतम चाहिए। निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य, बात समझा दी। संगठनात्मक गतिविधि है, ये भी बता दी। सहयोगात्मक प्रयास है, अधिकार युक्त होना चाहिए। नीति निर्माण वो नीति क्रियान्वयन से संबंधित मामला है, दोनों है, बनाओगे भी सही, पूरी भी करोगे। सरकारी प्रशासन लोक प्रशासन के रूप में और व्यक्ति को निजी प्रशासन के रूप में भी देखा जाता है। प्रत्येक कार्मिक के कार्यों का योग है, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों को दिखा गया है। शॉर्ट करवाएंगे जब आसानी से शॉर्ट करवा देंगे, आप कभी समझने पर ध्यान दो। अब लोक प्रशासन की प्रकृति यहाँ मैंने ले लिया है, ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, उसके बाद विषय के विज्ञान और कला के रूप में है या नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे, अच्छे तरीके से डिटेलिंग में देखेंगे। और अब देखते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति, ये थोड़ा सा आगे देखेंगे। एकीकृत प्रकृति क्या है, वो प्रबंधकीय प्रकृति क्या है, ये स्लाइड पीछे चली गई है, इसको आराम से देखेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन सा मत, हमारी जो राजस्थान सरकार की पुस्तक है वो क्या बताती है। देखिए, किताबें तो बहुत सारी है, कटारिया साहब की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, BL फड़िया आप पढ़ सकते हैं, और आपके TMH पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम निष्कर्षतः, हम जो राज्य सरकार ने जो पुस्तक हमारी 11वीं 12वीं क्लास में चल रही है, वहीं से इस निष्कर्ष को उठाया है कि कौन सा एकीकृत है, कौन सा है। अब हम यहाँ पर शासन और प्रशासन की तुलना समझेंगे कि शासन क्या चीज़ है और प्रशासन क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। उसको भी मैं समझा दूंगा। वो लोक प्रशासन जब शुरू होगा अभी 10-15 मिनट बाद,
तब वो अच्छे से डिटेलिंग में समझ में आ जाएगा आपको। पर पहले मैं आपको समझाता हूँ कि शासन क्या है और प्रशासन क्या है। इसको सामान्य अर्थ में समझते हैं। वोट आप हर व्यक्ति भारत में हर वर्ष अब तो हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं समझाता हूँ लोकसभा चुनाव के बाद में हम विधानसभाओं में चुनाव देखते थे। विधानसभा चुनाव के बाद हम ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव देखते थे, जिसके अंदर हम सरपंच देखते थे, पंच देखते थे, जिला परिषद सदस्य को देखा करते थे, पंचायती समिति सदस्य को देखते थे, हम प्रधान साहब को भी देखते थे, प्रमुख साहब को भी देखते थे, सरपंच साहब को भी देखते थे। उसके साथ साथ एमएलए साहब को भी देखा जाता था। एमएलए साहब को देखने के बाद हमने सबने देखे हैं हमारे सांसद महोदय। चुनने की जो प्रक्रिया है उससे हम राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बनवाते हैं। उसके साथ केंद्र में भी हम प्रधानमंत्री महोदय और उनकी जो मंत्रिमंडल है उसको बनवाते हैं। शहरी क्षेत्र में हम वार्ड जो के हमारे वार्ड मेंबर होते हैं साहिबान, उनको देते हैं। जनसंख्या के आधार पे हम मेयर को चुनते हैं और सभापति को चुनते हैं। सभापति के बाद हम चेयरमैन को चुनते हैं। ये सब आपने देखा हुआ है। मैं अभी इस पक्ष में जो बात कर रहा हूँ, इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने बात की है, वो बात की है कि जब आपने या मैंने वोट डाला, वोट डाल के हमने जो बनाया वो शासन है। जनता ने, आम नागरिक ने अपने मत का प्रयोग करते हुए जिसको बनाया है वो शासन है। शासन यही है। अब जिसको आपने बनाया है वो सर्वोसर्वा है, चुनी हुई सरकार है, जन कल्याण की इच्छा का एक रूप है, तो अपने आप में वो तो बड़ा होगा। अब दूसरे पक्ष को समझते हैं कि आप में से, हम में से ही बहुत से लोग बीए पास करके आते हैं, बीएससी पास करके आते हैं, बीटेक करके आते हैं। बीटेक करने के साथ साथ जो भी बैकग्राउंड से वो आते हैं, आने के बाद फिर वो सोचते हैं कि हम भी सरकार में जाएंगे। ठीक है साहब, जाएंगे तो कोई ना कोई परीक्षा पास करनी पड़ेगी, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी, आरपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी, स्टेट बोर्ड की परीक्षा पास करनी होगी, या दूसरे जो मेडिकल के एग्ज़ाम हैं उनको भी देखना पड़ेगा। अब उस पर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट्स क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्या हैं, सामान्यज्ञ क्या है या विशेषज्ञ क्या है, इन पे अभी नहीं जा रहे। हम सामान्य बात को समझ रहे हैं। पढ़ लिख के आप डॉक्टर बनेंगे, कोई एग्ज़ाम देंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएफएस, आईईएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विस, आप इसमें जाएंगे। तो पढ़ लिख के जब आप पहुँचेंगे, किसी एग्ज़ाम को आप पास करेंगे, आपकी काबिलियत को बताएंगे, समझाएंगे, तब जाके आप उस दूसरे पक्ष में पहुँचेंगे। तो ये दो अंतर समझ में आ गया। एक वोट डाल के आपने चुना और पढ़ के आप किसी भी उसमें पहुंचे, या सरकार को लगा कि कोई व्यक्ति है जो एक उच्च स्तरीय चीज़ को रखता है, सरकार के लाभकारी है, लेटरल एंट्री के माध्यम से उसको लिया जा रहा है, तो वो भी एक पार्ट है। यहाँ समझाने का अर्थ ये है मेरा आपसे कि बड़ा कौन है। जनता की इच्छा बड़ी है साहब। तो प्रशासन में और शासन में बड़ा वो है जो शासन है। एक सामान्य से बच्चे को समझाने वाली परिभाषा है। ये आपने चुना है, जनता ने चुना है, 125 अरब देशवासियों ने चुना है, या राज्य में 7 करोड़ जनता ने चुना है राज्य में। तो ये जो चुने हुए व्यक्ति हैं ये नीति का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने चुना है तो नीति का निर्माण करेंगे। जनता चुनेगी तो बड़े को ही चुनेगी। तो ये उच्च स्तरीय मामला है शासन। और हर 5 साल में आप देखते हो इसको, हर 5 साल में चुनाव बदलते हैं, तो ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। जनता से चुन के आते हैं इसलिए जनप्रतिनिधि ये कहलाते हैं। ये एक निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुन के आते हैं इसलिए निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। जनता ने इनको चुना है इसलिए ये फैसला लेने का अधिकार रखते हैं, ये निर्णयकर्ता कहलाते हैं। लेकिन आप ये भी समझें यहाँ पर कि भारत के अंदर जो व्यवस्था है उसमें कहीं भी शिक्षा का आधार नहीं है। आधार केवल ये है कि वह व्यक्ति वोट डाल सकता हो, मतलब मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। एक आधार है बस। उम्र 25 साल होनी चाहिए, वो अलग अलग मामला है, लेकिन मुख्य बात है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कोई उसका पैरामीटर नहीं है जो शासन में आने वाला व्यक्ति है। पर जो प्रशासन में जाने वाला व्यक्ति है वो न्यूनतम बीए पास चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो ये अंतर है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि शासन और प्रशासन को हम इसलिए समझ रहे हैं कि जनता ने जिसे चुना है वो बड़ा हुआ है। अब समझते हैं कि शासन का कार्य, यानी कि हमने मोदी जी को चुन के भेजा है, मोदी जी ने अपनी मंत्रालय को बनाया है, हमने भजन लाल जी को चुन के भेजा है, या जो भी सरकार को चुन के भेजा है, तो वो नीति निर्माण के पक्ष से संबंधित है, पहली बात तो, जिसे हम शासन कहते हैं। दूसरा, प्रशासन जो है वो नीति के निर्माण से लेकर नीति के क्रियान्वयन तक है। नीति बनाएगा, एक मंत्री महोदय को सलाह देगा, उसमें भी उसका भाग होता है। मंत्री जी को सलाह देके उसके कागज़ के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, मार्केट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखना, पक्षों को समझना, विपक्षों को समझना, डिस्कशन करना। तो नीति के निर्माण से लेकर जमीनी स्तर पर उसे फलीभूत करने का काम किसका है? प्रशासन का है। तो यहाँ समझने का है, प्रशासन का कार्य नीति निर्माण से लेकर क्रियान्विति तक है। सरकार ने तो एक्ट बना दिया, सरकार ने पॉलिसी बना दी, नरेगा सरकार ने बना दी साहब, मनरेगा जो है वो एक्ट बन गया। परंतु आप ग्रामीण क्षेत्र में ये इस तक देखते हैं ना कि गांव में जो सिंपल से सिंपल वीडियो जो होते हैं वो भी उसको क्रियान्विति में लगे हुए रहते हैं कि भाई वहाँ पर जो मेट लगे हुए हैं वो आते हैं, वहाँ पर उनके कार्य का बंटवारा किया जाता है, इस काम को ये किया जाएगा। वो देखता है कि भाई मशीन का प्रयोग हो नहीं हो, वहाँ पर जेसीबी नहीं चलाई जाए। तो क्रियान्विति के पक्ष कहाँ तक? नीचे तक है। तो शासन तो है नीति निर्माण, एक्ट निर्माण तक, उसके बाद प्रशासन जमीनी स्तर तक काम करता है। तो नीति निर्माण से लेकर नीति के क्रियान्वयन तक प्रशासन है, नीति निर्माण का काम केवल शासन का है। ये उच्च स्तरीय प्रकृति का होता है, शासन उच्च स्तरीय होता है, और प्रशासन जो होता है वो अधीनस्थ स्तरीय होता है। क्यों? क्योंकि जनता इनको चुन के भेजती है, माई बाप साहब। शासन स्थायी प्रकृति का, चूंकि 5 साल में हर हम चुनाव देखते हैं, और जहाँ पर प्रशासन स्थायी होता है, एक बार आप लग गए, प्रमोशन चलते रहते हैं क्या? तो ये स्थायी प्रकृति का है। आईएएस है वो स्थायी प्रकृति के होते हैं महोदय, आरएस जो है वो भी स्थायी प्रकृति के होते हैं। एक बार आपकी नौकरी लग गई तो 60 वर्ष तक तो आप हो ही सही, ठीक है। उसके बाद भी यदि आवश्यकता होती है तो उन लोगों को आप साथ में देखते ही हैं, सरकार उनको रखती ही है। उसके बाद शासन को जो शासन होते हैं वो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। हम देखते हैं एमएलए, एमपी, सरपंच साहब, ये जनप्रतिनिधि होते हैं। ये लोक सेवक जो होते हैं ये प्रशासक हैं। ये सर्विस के जो नियम कानून वगैरह होते हैं वो इनके अंदर चलते हैं, तो प्रशासक लोक सेवक कहलाते हैं। उसके बाद शासन का निर्माण निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, चुनाव जनता करती है। ये प्रशासन का निर्माण, जो प्रशासन का जो निर्माण है नियुक्त व्यक्ति करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके आधार पर पास होते हैं, पास होने के बाद ट्रेनिंग होती है और नियुक्ति मिलती है। तो नियुक्ति प्रशासन का पक्ष का काम है। ये निर्णय लेने वाले होते हैं, ये निर्णय लेने के साथ साथ निर्णय में सहायता भी करते हैं और उस निर्णय को पूरा करने का भी काम करते हैं। शासन जो है वे विशेषज्ञ नहीं होते, जैसे मैंने आपको समझाया। जरूरी नहीं है मंत्री महोदय जो है वो जीत के आए हैं, किसी भी अगर वो पंचायती राज के मंत्री बनते हैं तो उनके लिए पूरा महकमा होता है, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, अपनी बात को करने के लिए। तो ये विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ये प्रशासन जो होते हैं इनको लंबा कार्य अनुभव होता है। एक आईएएस जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचता है, तो जल्दी अगर आप लगते हैं 20-21 साल में तो आप चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं, और अगर मान लीजिए आप थोड़ी सी लेट लगे हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक आप पहुंच सकते हैं। तो लंबा कार्य अनुभव इनको होता है। तो ये इसके मूलभूत शासन और प्रशासन के अंतर हो गए। सवाल आ सकता है, वैसे तो आया नहीं, लेकिन समझने और समझाने की दृष्टि से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलिए, अब आता है हमारा विषय लोक प्रशासन। यहीं पढ़ेंगे हम वापस इसको स्क्रॉल डाउन करके हम प्रकृति, अर्थ, क्षेत्र, अब वही अब आज से हमारा ये विषय शुरू हो रहा है कि लोक प्रशासन। अब लोक प्रशासन, हमने प्रशासन पढ़ लिया, प्रशासन के साथ साथ हमने निजी प्रशासन भी देख लिया, हमने लोक प्रशासन भी देख लिया। निजी प्रशासन तो सिंपल सी लाइन है कि किसी भी प्राइवेट संस्था का जो प्रशासन है, जहां पर उनको लाभ कमाना है, लाभ अर्जन उनका उद्देश्य होता है, वो निजी प्रशासन है। बस बात यहाँ खत्म है। अब लोक प्रशासन पे आ जाओ आप। तो शासन मैंने समझा दिया, सरकार मैंने समझा दिया आपको कि भाई सरकार क्या होती है, शासन क्या होती है। इसको मैं पढ़ देता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है, आइए समझते हैं कि सरकार या शासन किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई का नाम होता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई का नाम सरकार या शासन होता है। राजनीतिक व्यवस्थाएं आप समझते हैं, पॉलिटिकल दल, पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की इकाई का सबसे बड़ा नाम। अब सरकारें कांग्रेस की भी बनती हैं, सरकार बीजेपी की बनती है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, और वो सबसे बड़ी जो भाई किसी भी राजनीतिक दल का प्रथम उद्देश्य है सत्ता को प्राप्त करना है, कैसे भी। ये पहला है राजनीति का रूल।
तो उसने प्राप्त कर लिया, यानी वो सर्वोच्च पहुंच गया। तो वही बात कहने की है कि सरकार या शासन किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई का नाम होता है साहब। अब वो वहां पहुंच चुकी है, पहुंचने के बाद में उसको व्यवस्थाएं जमानी है। अब सरकार जब बन जाती है तो वो वहां पर प्रशासन को चलाने के लिए जो लोग लगते हैं या जो लोग आते हैं या उस व्यवस्था को जो नाम दिया जाता है जो सरकार के माध्यम से काम करती है जनता के हित के लिए, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। अब यहाँ लोक शब्द को हम सरकारी प्रशासन कह सकते हैं, लोक शब्द को हम जनता के रूप में कह सकते हैं, लोक शब्द को यहाँ आम नागरिक से संबंधित बात से कह सकते हैं। इन तीन चीजों के आधार पर हम लोक को समझते हैं, क्योंकि हम प्रशासन को तो समझ के आ चुके हैं, हम निजी प्रशासन को भी समझ के आ चुके हैं, हम लोक प्रशासन के रूप में भी समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ लोक अर्थ को अगर हम समझेंगे तो लोक का मतलब क्या? लोक का मतलब सार्वजनिक, सबसे जुड़ा हुआ, समझ रहे हो, आम जनता से जुड़ा हुआ, और जो संबंधित काम है सरकार का या सरकार से जुड़ा हुआ। ये तीन अर्थों में यहां लोक की बात हो रही है। तो लोक प्रशासन उसके अधीन रहकर, देखिए समझें कि सरकार के अधीन रहकर विशिष्ट मानवीय तंत्र, सरकार के अधीन रहकर एक ऐसा विशिष्ट मानवीय तंत्र जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता हो, वो लोक प्रशासन है। फिर समझा रहा हूं कि सरकार के अधीनस्थ या अधीन रहकर ऐसा विशिष्ट प्रबुद्ध मानवीय तंत्र जो जनता के कल्याण के लिए या जन कल्याण के लिए काम करता हो, वो लोक प्रशासन कहलाता है। बहुत सामान्य सा अर्थ है, क्या बहुत जटिल कर देते हैं लोग इस विषय को। लेकिन ये आम जो आदमी रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति है जिसे इस विषय से कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप उसको दिमाग में रखते हुए भी इस विषय को पढ़ाएंगे या ह्यूमैनिटीज के कोई भी विषय को पढ़ाएंगे, आप इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं, आम आदमी नागरिकों के बाजार में हम आलू भिंडी टिंडा लेने जा रहे हैं, कैसे महंगा हो रहा है, कैसे समझ में आएगा। लेकिन माल्थस वाल्थस इनको देखोगे, क्या एडम स्मिथ को देखो जाओगे, वो भी पढ़ना है, लेकिन हम सामान्य अर्थों में तो समझें कि भाई क्या कहना चाह रहा है। तो हम इसी चीज़ों को यूज़ करते हुए कि सामान्य से व्यक्ति को हम थोड़ा समझा पाएँ, थोड़ा दिखा पाएँ कि भाई किस तरह से ये चल रहा है, तो मैंने वैसे ही आपको बताने का प्रयास। ये तो हो जाएंगी लाइनें याद, इनका तो कोई इतना उद्देश्य नहीं है, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो लोक प्रशासन सरकार के अधीन रहकर, बताया ना सरकार शासन, तो लोक प्रशासन सरकार के अधीन रहकर जो शासन का लक्ष्य है, यानी कि सरकार या शासन का लक्ष्य क्या है? जन कल्याण, जनता के हित में काम करना। तो जो उसका उद्देश्य और लक्ष्य होता है, किसका? शासन का या सरकार का, वही उद्देश्य लोक प्रशासन का होता है। तो लोक प्रशासन उसके अधीन रहकर शासन के लक्ष्यों को विस्तार पूर्वक कार्य रूप में परिणति या क्रियान्विति करने का काम करता है। भाई सरकार पहुंचा, सरकार जनता ने बना दी, ठीक है साहब, बन गई। बनने के बाद उनकी इच्छा क्या है? उनकी मैनिफेस्टो में आम जन कल्याण की बात की हुई है, उनको पूरा करने का काम कौन करेगा? लोक प्रशासक करेगा, ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। तो वही बात समझाने की यहाँ पर राज्य के जो लक्ष्य होते हैं, राज्य मतलब यहाँ पर ये राजस्थान और एमपी नहीं, राज्य का मतलब वो भारत या देश कहेंगे इसको। राज्य के जो लक्ष्य होते हैं वही लक्ष्य लोक प्रशासन के होते हैं। सिंपल सी बात है कि वही लोक प्रशासन, जो लक्ष्य राज्य के होते हैं, गरीबी को कम करना, वही लोक प्रशासन का भी वही है। मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाना राज्य का उद्देश्य है, लोक प्रशासन का भी वही उद्देश्य है। बेरोजगारी को कम करना, समाप्त होने से रही, बेरोजगारी को कम करना जो राज्य का उद्देश्य है, वही लोक प्रशासन का उद्देश्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना, किसका उद्देश्य है? लोक प्रशासन का भी वही उद्देश्य है जो राज्य का उद्देश्य है। तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई लोक प्रशासन का उद्देश्य वही उद्देश्य है जो राज्य का उद्देश्य होता है। आइए इसको पढ़ देते हैं। प्रशासन शब्द को समझने के बाद, हमने प्रशासन समझ लिया, लोक प्रशासन शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। हम कर ही रहे हैं प्रयास इतनी देर से, और कर क्या रहे हैं। लोक का अर्थ यहाँ पर, इस लोक का अर्थ है सार्वजनिक, मतलब सारी जनता से संबंधित, सार्वजनिक पब्लिक, या सारी जनता से संबंधित, या सरकार से संबंधित, या आम नागरिक से संबंधित। ये सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना है, प्रशासन लोगों के लिए
ये लोगों के लिए किया जाना है। ठीक है साहब, कर रहे हैं साहब। अब उसका उद्देश्य जनता के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए काम करना है लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य। अब आइए इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे कि साहब एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, ठीक है, कोई आपके फ्रेंड्स भी हैं, कोई जीएसटी में ऑफिसर है, कोई पीडब्ल्यूडी में ऑफिसर है, या कर्मचारी है, या डीएसओ साहब है। इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा करों का संग्रहण, क्योंकि कर लेंगे जब भी तो सरकार चलेगी, और वो कर लेके आम जनता के उसमें लगाएंगे। तो ये जो काम है आयकर अधिकारी द्वारा करों का संग्रहण करना, ये भी लोक प्रशासन है। पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी करना, ये भी लोक प्रशासन है, क्योंकि आम जनता से संबंधित है। सार्वजनिक निर्माण द्वारा सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी और स्टेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क का, आरओबीस का, रेल, इनका सबका जो निर्माण करते हैं आम जनता के लिए करते हैं, तो ये भी लोक प्रशासन है, आम जनता से संबंधित है। रसद विभाग द्वारा रसद की आपूर्ति करना, ये भी लोक प्रशासन है। एक सरकारी डॉक्टर के द्वारा अस्पताल में इलाज करना, या सरकार के द्वारा टकसाल में नोट बनाना या सिक्के बनाना, ये सब काम क्या है? ये सब काम जनता से संबंधित है, तो ये लोक प्रशासन है। समझ रहे हैं? तो उद्देश्य क्या है? जनता का हित है। ये सारे काम 74 से 75 जो मंत्रालय हैं वो जनता के हित में काम करते हैं, तो ये लोक प्रशासन है। समझ रहे हैं बात को? तो इन सब चीज़ों का है जो सार्वजनिक हो, सभी जनता से संबंधित हो, लोक कल्याण से संबंधित हो, व्यापक हो, ये सारी बातें इसके अंदर आ गई हैं। अब आ जाइए आगे कि साधारणतः इसे सरकारी प्रशासन के रूप में सोचा, देखो सिंपल सी बात, साधारणतः इसे सरकारी प्रशासन, ये सरकारी प्रशासन, लोक प्रशासन बराबर सरकारी प्रशासन, लोक प्रशासन बराबर आम जनता का प्रशासन, सोचा, समझा और देखा जाता है, जिसमें लोक शब्द का अर्थ है कि वे समस्त कार्य जो सरकार द्वारा किए जाते हैं तथा वो समस्त कार्य जो जनता से संबंधित हो। टैक्स का कलेक्शन किसके लिए है? आपके लिए और मेरे लिए तो है। एक डॉक्टर काम करता है सरकारी, वो आपके और हमारे परिवार के लिए तो करता है। पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है, आपके और हमारी सुविधा के लिए तो बनाती है। या जो भी मंत्रालय काम करते हैं, जो भी प्रशासक उसमें होते हैं या मंत्री जो भी होते हैं, वो काम किस लिए करते हैं? वो जनता से संबंधित ही तो काम करते हैं। लोक कल्याण करना ही तो उसका उद्देश्य है। तो सामान्य अर्थ में वे समस्त कार्य जो सरकार द्वारा किए जाते हैं तथा वो समस्त कार्य जो जनता से संबंधित होती है, लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। अब हम देखिए, प्रशासन से, निजी प्रशासन से हल्का सा होते हुए हमारा जो विषय है लोक प्रशासन, जिसका अर्थ, प्रकृति और महत्व, इस पे पहुंचे हैं। यहाँ तक आने में हमारे को कम से कम 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लगा है। अब हम लोक प्रशासन में धीरे धीरे घुस रहे हैं। लोक प्रशासन की प्रमुख परिभाषाएं। अब देखो, परिभाषाएं तो पढ़नी पड़ेंगी, 70-80 परिभाषाएं हैं आपके पास। अब इन परिभाषाओं को पढ़ना, समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल सीधा तो कोई पूछने वाला नहीं है। आरएस में तो कोई ऐसी एक आध बारी कोई वॉटसन का नाम लेके मनोविज्ञान में परिभाषा पूछ ली है, पर मैं समझता नहीं हूँ कि कोई, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार ये लिखा जाए, इसके अनुसार ये लिखा जाए, इसके हमारे अनुसार तो कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि हम कौन क्या है, पुरुष हैं कि महिला हैं कि 21 साल के हैं कि 40 साल के हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन इन स्कॉलर के अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो नंबर मिलना। अब इन्हीं बातों को लोग बड़ा चढ़ा के कि आप इसको ऐसे लिखिए, वैसे लिखिए, इसने ऐसा कहा, आपने ऐसा नहीं कहा। अरे भाई, इनको याद कर लो, इसके अंदर जो शब्द आ रहे हैं उनको शांति से, और 2-3 कीवर्ड हैं, सब घुमा फिरा के वही चीज़ें लिखते हैं, उनको लिख दो। ऐसा आप वहाँ लिख पाओगे नहीं। जो आपको याद है उसको आप कोड डिकोड करते हुए लिख लो। तो अब हम परिभाषा समझते हैं कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है। यहाँ ग्लेडन की परिभाषा है कि ये एक बहुरूपीय है। बहुत सारे रूप हैं। कैसे रूप है साहब? भाई, रूप ऐसे है कि भाई देखो, एक डॉक्टर के द्वारा इलाज भी किया जा रहा है, ठीक है, सड़क भी बनाई जा रही है, अलग अलग प्रकार के हैं। गरीबी सरकार के द्वारा आर्थिक विकास भी करना है, सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा भी करना है, सरकार के द्वारा गरीबी को कम भी करना है, सरकार के द्वारा व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना भी है,
बहुत सारे जो आप उद्योग हैं उनको भी लगाना है, कृषि क्षेत्र में भी काम करना है, सेवा क्षेत्र में भी काम करना है, औद्योगिक गतिविधि में भी काम करना है, जन कल्याण के काम भी करने हैं, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उनको मुख्य धारा में भी लेके आना है। तो लोक प्रशासन बहुरूपीय है, बहुत सारे रूप हैं इसके। ग्लेडन की परिभाषा है, यहीं से कोड करना पड़ेगा कि इतनी सारी बातें ग्लेडन ने की है। इसकी परिभाषा, लोक प्रशासन बहुरूपीय है, इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। ग्लेडन ने तो कह दिया कि इसका इतना रूप हो चुका है आज विस्तृत कि हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते। ग्लेडन की परिभाषा है, सरकार के बदलते कार्यों के संदर्भ में ही इसे समझा जा सकता है। 1990 से पहले सरकारें अलग तरीके से काम करती थीं, एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, इंस्पेक्टर राज था, लेकिन वो तो वर्तमान में धीरे धीरे कम होता गया। तो धीरे धीरे वर्तमान में सरकारें जो हैं वो प्राइवेट जो भी टेक्निक्स होती हैं उनको अपनाती है। सरकार आजकल मितव्य हो चुकी हैं, जैसे कि जैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक विषय है जो प्राइवेट फील्ड में होता है, सरकार ने उसको अडॉप्ट किया है, जैसे कि FRBM एक्ट लाया गया है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है, समझा दिया। इसकी परिभाषा करना बहुत ही कठिन है। सरकार आज वर्तमान में 1951 से लेके वर्तमान तक भारत सरकार बदलते स्वरूप में काम कर रही है, तो इसके बदलते स्वरूप में ही इसको हम समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ ग्लेडन महोदय की आपको परिभाषा समझ में आई होगी। पहला वर्ड व्यापक है, दूसरा इसके परिभाषा को अत्यंत कठिन है परिभाषित करना, तीसरा सरकार के बदलते स्वरूप के रूप में हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 3 शब्द हैं, इन सब बदलते कार्यों के रूप में। इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, बाकी चीजें तो कॉमन है, इतनी याद होगी आपने लिख दिया। ग्लेडन महोदय ने लोक प्रशासन की ऐसी परिभाषा की है। लोक प्रशासन में अब देखिए LD वाइट, लियोनार्डो डी वाइट, LD वाइट। लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं चाहे कुछ भी, चाहे कृषि संबंधित हो, उद्योग संबंधित हो, राज्य सेवा संबंधित हो, गरीबी दूर करने से हो, बेरोजगारी दूर करने से हो, कुछ भी करने से संबंधित हो, वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनका प्रयोजन सक्षम सत्ता द्वारा घोषित प्रशासनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना है। वही कहानी है कि जनता आई, जनता ने वोट डाला, वोट डाल के सरकारें बनी, वो सरकार होगी सक्षम। तो लोक प्रशासन में वो सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो सक्षम सत्ता, सरकार आती है, सक्षम सत्ता आ जाती है। सक्षम सत्ता जनता के द्वारा चुन के पहुंचते हैं राजनीतिक दल, केंद्र सरकार बनाते हैं, केंद्र में, राज्यों में राज्य सरकार। तो एक सक्षम सत्ता उन्होंने प्राप्त कर ली है। अब उस सक्षम सत्ता ने ये निर्णय लिया है कि हमें गरीबी दूर करनी है, हमें बेरोजगारी दूर करनी है, हमें हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं करनी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। तो ये उसकी घोषित नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित कराना, दोनों बात होगी। तो ये हम वाइट की परिभाषा भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद में बात करेंगे वुडरो विल्सन। अब ये वुडरो विल्सन तो पिताजी ही है इस विषय के, क्या, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुडरो विल्सन यही वो व्यक्ति हैं जिसने पॉलिटिकल साइंस से इस विषय को अलग किया था, मतलब प्रयास किया था इन्होंने। इनके हम जब विषय के रूप में लोक प्रशासन को पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा मजा आएगा। ये तो सब याद हो जाएंगे, वुडरो विल्सन, LD वाइट, ग्लेडन, रिग्स, वो ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो वुडरो विल्सन महोदय का कथन को पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन के संदर्भ में उनके क्या विचार हैं। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का काम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। पानी पी लेता हूं फिर समझाऊंगा, पानी पिलाना। लोक प्रशासन, आपने जनता को चुना, चुन के वो विधायिका में पहुंचे, संसद भवन में पहुंचे। संसद भवन में पहुंचते हैं तो राज्यसभा लोकसभा दोनों ही हैं। लोकसभा राज्यसभा में पहुंचे। आपको मैं पॉलिटिकल साइंस में ले जाना नहीं चाहता, कैसे एक्ट बनते हैं उसमें नहीं। दोनों ने मिलके राष्ट्रपति को अपना बिल भेज दिया। बिल राष्ट्रपति के साइन के बाद में एक्ट बन गया। एक्ट बनते कानून बन गया। अब कानून बना क्या कि साहब नरेगा, रोजगार गारंटी, कानून बना दिया ना। यहां तक पढ़ो आगे। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को, यहां तक की बात समझ में आ गई कि कानून बना दिया हमने, ठीक है, कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को
विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करना। अब कानून क्या बना है? नरेगा बना है, नहीं बना? बन गया। अब बनने के बाद में सरकारें उसको नीचे देगी बनाने के बाद कि भाई IAS लोबी जो हैं, RS लोबी जो हैं, अधिकारी इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और समझाएंगे, नीचे चलाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और नरेगा चलेगी। तो विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करना मतलब बनाना भी है लोक प्रशासन का पार्ट, और उसे विस्तृत और क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का काम भी क्या है? लोक प्रशासन है। वुड्रो विल्सन की परिभाषा है। ऐसे ऐसे समझ समझ के आपको याद करना पड़ेगा कि वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था कि भाई लोकसभा में जाएगा कागज बिल के रूप में, फिर राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं, वो एक्ट बन जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, सरकारें उसको यूज़ करेंगी, उसको विस्तृत तरीके से नीचे तक लागू करेंगी। तो ये सब कहानी क्या है? लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का काम है। यहां तक की बात समझ में आ गई? कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया, यहां सुनना, कि वो जो कानून बना नरेगा एक्ट, उसको क्रियान्वित करने की प्रत्येक प्रक्रिया, यानी कि उसके कितने भी नियम हों या जमीनी स्तर पर कितने भी तरीके से उसे लागू करना हो, उसका काम क्या है? प्रशासकीय क्रिया तक की बात है कि कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया इसके अंदर शामिल है। तो ये वुड्रो विल्सन की परिभाषा है। ऐसे घुमा फिरा के ले जाके परिभाषाओं को याद करना होता है, तब दिमाग में बैठती है। मैं बैठ गए, आते हैं लोग, मैं देखता हूँ वीडियो में ये है, ये है, ये है और ये है, ये लेके चले जाते हैं, कुछ याद ही नहीं होता है, समझ में नहीं आता। अरे भाई, ह्यूमैनिटीज के विषयों को पढ़ा भी धीरे जाता है और पढ़ाया भी धीरे जाता है। एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत सेट पैटर्न के देने होते हैं। कुछ तो महोदय यहाँ आते हैं, इनको बताते हैं और यहाँ पे #1 बहुरूपीय लिख देंगे, #2 अत्यंत कठिन लिख देंगे, #3 बदलते हैं, ये 3 कीवर्ड रख लो। अरे भाई, याद ही नहीं रहता है, बहुत बड़ा विस्तृत होता है। तो मैं कह रहा हूँ प्रत्येक परिभाषा को एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़े बहुत कीवर्ड्स निकाल लिए जाएं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, हो जाएंगी याद, आपको थोड़ा विश्वास रखिए। अब हम बात करेंगे डिमोक महोदय की परिभाषा के, हमने जो पिछली क्लास में भी देखी थी कि लोक प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है। अब यहाँ पर क्या का अर्थ जो है वो एक एक पढ़ने से संबंधित, या भाई इसको ऐसे समझें, क्या करना है कि ग्रामीण गरीबी को दूर करना है। ठीक है साहब, कैसे करेंगे? नरेगा लेके आएंगे। क्या करना है कि भाई आम नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा करना है। कैसे करेंगे? आयुष्मान भारत योजना के तहत करेंगे। तीसरा प्रश्न, क्या करना है कि कोरोना के अंदर जो 80 करोड़ आबादी है उसको भोजन देना है। कैसे देंगे? कि भाई NFSA योजनाएं चल रही है, उसके अंदर 80 करोड़ योजना को जनता को लाभ देंगे। तो लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे करने से है। हम आगे पढ़ेंगे क्या का अर्थ क्या होता है और कैसे का अर्थ क्या होता है। सामान्य चीज को समझ लें कि क्या का अर्थ, कि हमारा लक्ष्य सूचना चाहिए आम जनता को। कैसे चाहिए? RTI के माध्यम से। तो क्या लक्ष्य, कैसे, उस प्रक्रिया का पार्ट। तो ये सब चीजें हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, डिमोक महोदय का कथन है। ठीक है। अब पर्सी मैक्विन क्या कहते हैं? पर्सी मैक्विन ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय सरकार के द्वारा। कि भाई केंद्र में जो केंद्र सरकार काम कर रही है वो लोक प्रशासन है, राज्य में जो राज्य सरकार काम कर रही है वो लोक प्रशासन है, और स्थानीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो लोक प्रशासन है। तो ये पर्सी मैक्विन की है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या स्थानीय सरकार की बात करें, पंचायती राज की बात करें, नगरीय निकाय की बात करें, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, वो जो काम कर रहे हैं वो सब लोक प्रशासन है। पर्सी मैक्विन का कथन है। साइमन महोदय, ठीक है। सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन से अभिप्राय यानी कि अर्थ उन क्रियाओं से है जो केंद्र, मोदी जी, राज्य, केंद्र मतलब मोदी जी, राज्य मतलब भजनलाल जी, और स्थानीय जो आपके हर क्षेत्र में सरपंच साहब होते हैं या चेयरमैन साहब होते हैं या आपके मेयर साहब होते हैं, उनकी बात कर रहा है। बहुत साधारण सा लिखा है साइमन महोदय ने कि केंद्र में मोदी जी, राज्य में भजनलाल जी सर, और तीसरे रूप में जनता में जो आप हम जिलों में देखते ही हैं।
तो सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन से अभिप्राय या सामान्य सी बात बताएं, ज़्यादा बिल्कुल साधारण सी भाषा में बताएं कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें जो भी काम करती है जनता के हित में, वही तो लोक प्रशासन है। मेरा यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम कोई बात करें, बस हमारा इतना उद्देश्य है कि इतनी बातें करने से कि ये किसने कहा, कैसे कहा, ये हमारे दिमाग में फिट हो जाए, मन में, मस्तिष्क में, अंतरात्मा में ये सब चीज़ें फिट हो जाएंगी तो हमारे लिए लाभकारी होगी। इसलिए इतनी बातें यहाँ पर करना आवश्यक है। तो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की बात साइमन ने की है। केवल केंद्र की और स्थानीय बात पर्सी मैक्विन ने की है। क्या और कैसे की बात डिमोक महोदय ने की है। वुडरो विल्सन की तो पूरी कहानी मैंने समझा दी आपको, तो ये मैं समझता हूँ आपको अच्छे से एक दो बार आप जब वीडियो को देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे चलिए। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं कि लोक प्रशासन जो है दो अर्थों में देखें कि भाई विवाद का ये विषय स्कॉलरों में है, हमारे को तो कुछ नहीं समझना यहाँ पे, आपको और मुझे भी कुछ नहीं समझना और आपको भी कुछ नहीं समझाना। सिंपल सा दो है। व्यापक अर्थ में कि जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों के कामों से संबंधित अगर हम देखेंगे तो ये तीनों के कामों से संबंधित अगर बात की जाएगी तो ये व्यापक अर्थ होगा। ये लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ है। संकुचित अर्थ में हम कहें कि भाई संकुचित अर्थ में कि भाई विधायिका से संबंधित नहीं, लोक प्रशासन न्यायपालिका से संबंधित नहीं है, केवल और केवल कार्यपालिका शाखा से संबंधित जब हम बात करेंगे तो ये संकुचित अर्थ यहाँ पर लिया हुआ होता है। अच्छे से पढ़ेंगे इसको अगली क्लास में, लेकिन एक सामान्य हम लोक प्रशासन में पढ़ रहे हैं कि लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ क्या है, लोक प्रशासन का संकुचित अर्थ क्या है। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर इसको बहुत अच्छे से कि भाई कैसे न्यायालय के द्वारा जो 5 रिटें जारी की जाती हैं उसमें जो रिटें होती है हेबियस कॉर्पस उसको भी क्रियान्वित करने का पार्ट जो है सरकारों को, अधिकारियों को होता है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद सदन में जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल लाया जाता है उसको भी बनाने का काम एक लोक प्रशासक का होता है। उसको क्रियान्वित होने के बाद में आम जनता तक पहुंचाने का काम भी उसका होता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन संकुचित अर्थ में इस शासन के द्वारा जो नियम, कानून, प्रक्रिया, परिपाटी बनाए गए हैं उनकी क्रियान्विति पक्ष का काम जो है वो लोक प्रशासक के दायरे में आता है। वो संकुचित अर्थ में मैं पढ़ देता हूं कि व्यापक रूप में लोक प्रशासन को राज्य अथवा सरकार के साथ साथ जोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन राज्य की गतिविधियों का अध्ययन है, किंतु ये गतिविधियां वैधानिक, कार्यकारी और न्यायिक संबंधित, वही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य से जोड़ी जा सकती है। तो ये व्यापक अर्थ हो गया। अतः इसमें से विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों का समावेश होता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रिट संबंधित जो 5 रिटें हैं उनको भी हम देखते हैं, या कोई सरकार के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी बात की जाती है उसको प्रशासक भी मानते हैं। उसके द्वारा विधायिका के अंदर जो हम बिल बनाते हैं या एक्ट जो बनाते हैं उसमें भी इनका सहयोग होता है। तो ये व्यापक अर्थों में है। संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन का प्रयोग केवल कार्यपालिका शाखा द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाता है। ये एक सिंपल सी लाइन है जिसको पढ़ लें। डिटेल में हम एग्जांपल्स के माध्यम से आपको अगली कक्षा में बताएंगे और आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। अब लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन में लोक का अर्थ। अब ये लोक, देखो मैं आपको सिंपल से बताऊं कि ये बड़ा गोला शासन, इस शासन में ये 2 बच्चे, ये निजी, इसके बाद ये शासन, शासन के बाद ये प्रशासन। ठीक है, इस प्रशासन के बाद में निजी प्रशासन और ये लोक प्रशासन। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। सबसे पहले शासन, शासन के बाद प्रशासन, दूसरा गोला। तो शासन सबसे बड़ी व्यवस्था, उसके बाद में उसके अंडर में प्रशासन, यानी कि सभी प्रशासन शासन के ही भाग होते हैं। उसके बाद लोक प्रशासन, ये क्योंकि प्रशासन के अंदर है, और ये निजी प्रशासन। अब इसके अंदर का जो दूसरा पार्ट है वो प्रबंध है, तो इसे लोक प्रबंध कहते हैं। समझ रहे हो? इसमें निजी में भी जो प्रबंध है तो उसे हम यहां प्रबंध लिख देंगे, तो निजी प्रबंध हो जाएगा। तो शासन, शासन के अंदर प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन के अंदर लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन के अंदर प्रबंध तो उसे लोक प्रबंध कहेंगे। निजी प्रशासन के अंदर प्रबंध जो निजी प्रबंध कहलाता है।
तो ये सब चीज़ें भी हम डायग्रामेटिक रूप से आपको इसके अंदर समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि लोक प्रशासन में जो सरकारी कार्यों से संबंधित हैं, अब चाहे लोक प्रबंध की बात करें या लोक प्रशासन की बात करें, जो सरकार के कार्यों से संबंधित है वो लोक, जिसका स्वरूप सार्वजनिक हो, ऐसे समझें। एप्पल दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, सैमसंग दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, क्या भारत सरकार से वो बड़ी है? नहीं है ना, वही एग्जाम्पल है। तो जो सरकारी प्रशासन है या लोक प्रशासन है वो उससे बड़ा है। तो यहां लोक प्रशासन का अर्थ जो सरकारी कार्यों से संबंधित बात रखता हो, जिसका स्वरूप सार्वजनिक हो, आम जनता से संबंधित हो, जिसका संबंध व्यक्तिगत ना होकर अपेक्षाकृत बड़े भाग से संबंधित हो। समझ रहे हैं बात को? तो जो सरकारी कार्यों से संबंधित हो, स्वरूप इसका सार्वजनिक आम जनता से संबंधित हो, व्यक्तिगत हित ना देखकर ये अपेक्षाकृत बड़े हित के बारे में सोचते हो, यानी कि जो प्लान बनाए, पॉलिसी बनाए, प्रोग्राम बनाए वो बड़े समूह से संबंधित हो। तो यहां पर ये इतनी बात है कि सरकारी कार्यों से संबंधित हो, स्वरूप सार्वजनिक हो, संबंध व्यक्तिगत ना होकर अपेक्षाकृत बड़े भाग से संबंधित हो। प्रशासन और लोक प्रशासन, थोड़ी देर पहले शासन पढ़ा था और फिर प्रशासन पढ़ा था। यहीं पे गच्चा चक्की हो जाते हैं आधे से ज्यादा। पहले पढ़ा हमने यहां पर शासन। क्या हो रहा है रे? शासन पढ़ा और प्रशासन में अंतर पढ़ा। अब इसको दो भागों में बांटा, निजी प्रशासन और दूसरा लोक, सार्वजनिक या लोक प्रशासन। लोक प्रशासन, ठीक है। तो शासन और प्रशासन का अंतर भी हमने आज पढ़ा। हमारा पार्ट इससे कुछ है नहीं, निजी प्रशासन से हमें कोई एमबीए बीबीए तो करनी है नहीं, हम तो प्रशासक बनना चाहते हैं। तो अब हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोक प्रशासन और प्रशासन में मूलभूत अंतर। 1 घंटे की क्लास हो गई है, समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं समझता हूँ कल हम इसको शुरू करेंगे कि भाई प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर होता है, तसल्ली से पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझने की दृष्टि से भी अच्छा है, याद करने की दृष्टि से भी अच्छा है। इसमें अगर कोई और गुंजाइश हो, हम इसमें सुधार कर सकते हो, तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें। हमारी कक्षाएं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसे आम जनता तक, जो भी आपके विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाने का आप प्रयास करें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। देखिए मेहनत बहुत होती है इन सब चीज़ों में, हम आपसे भी ये अपेक्षा करते हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुधार की कोई गुंजाइश है तो इसके अंदर कमेंट करने का प्रयास करें। हम अगली क्लास ही शीघ्र लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।